डिसमस के कंप्रेसिव मेंबर चैप्टर के 10वें लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लैटरल बाइंडिंग सिस्टम ऑफ बिल्ट-अप कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्ट-अप कॉलम क्या होता है या बिल्ट-अप सेक्शन क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्ट-अप सेक्शन जो क्या होता है कि जब लोड बहुत अधिक आता है और सेक्शन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो दो या दो से अधिक सेक्शनों को जोड़कर एक नया सेक्शन आप जो है बनाते हैं, उसे बिल्ट-अप सेक्शन बोलते हैं। तो अब बात आती है जब आप दो या दो से अधिक सेक्शनों को जब आप दो या दो से अधिक सेक्शनों को एक साथ रखेंगे तो उसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे ये रेलवे ट्रैक किनारे जो पोल्स लगे होते हैं, देखिए ये आपको बिल्टअप होता है क्योंकि ये चैनल, यहाँ दो चैनल हैं और इन दोनों चैनलों को जो है एक पट्टी द्वारा जोड़ा गया है, दिख रहा है, पट्टी द्वारा जोड़ा गया है। तो ये होता है आपका लैटरल बाइंडिंग सिस्टम, ठीक। तो ये इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, जब तक अगर आप इसको जोड़ेंगे नहीं तो किसी एक नंबर पर अधिक भार आएगा, दूसरे कम आएगा और ये एक यूनिट का काम नहीं करेंगे। इसलिए इसको इन दोनों को एक दूसरे से बांधना आवश्यक है। तो बांधने के लिए कौन कौन सिस्टम होते हैं, देखिए मुख्य दो सिस्टम होते हैं, एक जालक पद्धति होती है और एक बैटन पद्धति होती है। तो जालक पद्धति जो होती है उसमें जो हवे होते हैं वो तिरछे लगे होते हैं और इसमें जो होता है बैटनी में यहाँ देखिए प्लेटें लगी होती है। तो आगे इसको देख लीजिए। जालक पद्धति की बात करें तो स्तंभ के ऊर्ध्वाधर अक्ष से 40 से 70 डिग्री के मध्य किसी भी कोण पर त्रियक अवस्था में मुख्य खंडों के अवयव को जोड़ने के लिए जालक छड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, जालक पद्धति कहेंगे। और ये समानता 45 डिग्री पर रखे जाते हैं और इन्हें लगाने की जो विधियां वो दो प्रकार की होती हैं, एक आपका सिंगल और एक आपका डबल। तो ये सिंगल होता है, देखिए आपका सिंगल है और ये डबल है। फिगर को नोट डाउन करते हुए नोट्स में। फिर बात करें जालक पद्धति की विशिष्टियां क्या होती हैं, स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो IS कोड 819-84 के अनुसार जो है देख लीजिए, ये मुख्यतः आपकी 8 विशिष्टियां हैं। तो सबसे पहले बात करें क्या है, स्तंभ की पूरी लंबाई में एक समान जालक पद्धति होनी चाहिए, ठीक है। जो आप जालक पद्धति अपना रहे हैं वो एकदम एक समान होनी चाहिए पूरे कॉलम में। दूसरा, स्तंभ के दोनों फलकों, ठीक है, एक समान जालक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। दोनों फलक में दोनों तरफ एक और इकाई तथा दूसरी और दोहरी पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंगल यूज करें सिंगल यूज करें दोनों तरफ, अगर डबल यूज करें तो डबल दोनों तरफ। देखिए ये दिख रहा है ना, और उस साइड भी आपका डबल ही हो रहा है। तीसरा, स्तंभ के दोनों ओर के जालक एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, कंडीशन होगी। चौथा कंडीशन है, स्तंभ के सिरों और बाधाओं को छोड़कर बाकी पूरी लंबाई में जालक व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। पांचवा है, जालक का विकल्पन पार्श्व अपरूपण बल के लिए किया जाना चाहिए और पार्श्व अपरूपण बल का मान न्यूनतम स्तंभ का पर कार्यरत अच्छी भार का 2.5%, तो 2.5% होता है। मतलब जितना लोड आपके कॉलम पे आ रहा है उसका 2.5% लोड के लिए जालक पद्धति का आप डिजाइन करेंगे। छठा है, जालक तथा स्तंभ के जोड़ में स्तंभ पर रीटों के बीच की दूरी जालक अंतराल कहलाती है। और सातवीं बात के, जालक छड़ का तंत्र अनुपात 145 अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जालक छड़ का अंतराल इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि इस अंतराल के लिए एक जालक छड़ का तंत्र अनुपात संगठित स्तंभ के तंत्र अनुपात का 0.7 गुना या 50% से आपका 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं पट्टीदार बैटन पद्धति में। ये देख लीजिए, आपका जो पट्टी लगी हुई है इसे बोलेंगे बैटन पद्धति। फिगर आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे और इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरी होगी कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो गया। ये आपका लास्ट था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का और ये थ्योरी है, तो इसको आप बढ़िया से याद करिए। इसकी विशेषता देख लीजिए आप, जालक पद्धति क्या विशेषता होती है, सॉरी ये आपका बैटन जो है बैटन सिस्टम का, जैसे उसकी विशेषताएं कुछ थी, अब इसकी कुछ क्या विशेषताएं होंगी। देखिए ये जो विशेषताएं हैं वही कोड 819-84 के अनुसार क्या करना चाहिए। देखिए जो आपका बैटन पर जो है पट्टिका होगी, स्तंभ अवयव को दोनों और एक दूसरे के आमने सामने और क्षैतिज अवस्था में लगाई जानी चाहिए, ठीक। दूसरा, संभवतः स्तंभ की पूरी लंबाई में जो बत्ता पट्टिका का अंतराल हो एक समान रखना चाहिए। बत्ता पट्टिकाओं के केंद्र से केंद्र तक की दूरी बत्ता पट्टिका अंतराल कहलाती है।
तीसरा है बत्ता पट्टिकाओं की इतनी संख्या होनी चाहिए जो संगठित स्तंभ को कम से कम 3 खंडों में विभाजित कर सके। चौथे की बात करें, पट्टीदार संगठित स्तंभ की प्रभावी लंबाई स्तंभ की ली जाने वाली प्रभावी लंबाई से 10% अधिक ली जाती है। और अगला होगा आपका बत्ता पट्टिका अंतराल किस तरह निर्धारित करेंगे, आप देख लीजिए। इसमें 2 पॉइंट है। पहला, संगठित स्तंभ का न्यूनतम तन्यतानुपात जो है एल बाई आर वाई वाई मान उसके अधिकतम तन्यतानुपात का, ठीक है, 0.8 गुने से कम है तो बत्ता पट्टिका का अंतराल संगठित स्तंभ के तन्यतानुपात का 0.7 गुना या 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यदि संगठित स्तंभ के यल मतलब प्रभावी लंबाई बटे आर वाई वाई का मान उसके एल बाई आर एक्स एक्स के 0.8 गुने से अधिक है तो बत्ता पट्टिका का अंतराल संगठित स्तंभ के तन्यतानुपात का 0.6 गुना अथवा 40-40 से अधिक नहीं होना चाहिए। और बत्ता पट्टिका की प्रभावी गहराई, इसकी बात करें तो सामान्यतः बत्ता पट्टिका की प्रभावी गहराई सिरों के रिवेट या वेल्ड के बीच की अनुदैर्ध्य दूरी के बराबर होती है, परंतु पॉइंट ए, सिरों पर बत्ता पट्टिका की प्रभावी गहराई स्तंभ के घटक अवयवों के केंद्रकों के बीच की दूरी अथवा 2x1 अवयव की चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। और पॉइंट दूसरा है मध्यवर्ती, ऊपर तथा नीचे की बत्ता पट्टिकाओं के बीच में लगी बत्ता पट्टिका की प्रभावी गहराई स्तंभ के घटक अवयवों के केंद्र के बीच की दूरी का 3/4 गुना अथवा अवयवों के चौड़ाई के 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। ये सब थ्योरी आपको याद रखना है। अगर देखेंगे बत्ता पट्टिका कुल गहराई बराबर प्रभावी गहराई प्लस 2 गुणे किनारा दूरी, जबकि किनारा दूरी न्यूनतम प्रयुक्त रिवेट के व्यास से 1.5 गुना होना चाहिए। बत्ता पट्टिका की पट्टी मोटाई सबसे अंदर वाले रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी की 1/50 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लोज हुआ है। आपका जो थ्योरी है उसको नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। तो धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स को बना रहे हैं, बनाते भी रहिए।